नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बटोगे पर बढ़ता समर्थन। जी हां, बटोगे तो कटोगे के नारे की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। और अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस बयान का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे में कुछ भी गलत नहीं है, सभी में एकता का भाव होना चाहिए। अब उनके बयान को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नज़रिए से देख रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरिफ मोहम्मद खान के समर्थन के बाद इस पर बहस और तेज होगी, और बटोगे पर बढ़ता समर्थन क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एकता का भाव सब में होना ही चाहिए, उसमें क्या खास बात। एकता का भाव सब में होना ही चाहिए, उसमें क्या खास बात। सुना, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बटोगे तो कटोगे वाले बयान का समर्थन किया है। दरअसल जब से यूपी के सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का बयान दिया था, तब से देश भर में इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी। प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बयान का समर्थन किया था। लेकिन अब केरल के राज्यपाल का इसको लेकर आया बयान कई मायनों में अहम है, क्योंकि कांग्रेस इस नारे को बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से जोड़ रही थी और आरोप लगा रही थी कि बीजेपी नेता ऐसे बयान देकर देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस का क्या कहना है, वो आरिफ मोहम्मद खान के समर्थन को कैसे देख रही है, वो जान लेते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ये बयान उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, बल्कि तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफे दे देना चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है कि राष्ट्र में, देश में सभी को समान अधिकार हैं और जो भी बांटने की राजनीति करेगा वो इस देश के खिलाफ काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा। कुछ एक कांग्रेस नेता के सुर भी अब बदल गए हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जब आस्था समान है तो हम सबको एक होना चाहिए। हालांकि अब बीजेपी कांग्रेस पर फिर से हमलावर हो गई है और बीजेपी ने केरल के राज्यपाल के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, हर एक अच्छी चीज पे आपत्ति लेना कांग्रेस का अब एक काम बन गया है। अगर हम सामाजिक एकता की बात करते हैं तो कांग्रेस को उससे तकलीफ है, और तकलीफ इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की रणनीति विभाजन की है, सामूहिकता की नहीं और एकता की नहीं। समाज को बांटने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, कभी धर्मों के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी रंगों के नाम पे। इसलिए अगर आज हम सामूहिकता, एकता और जोड़ने की बात करते हैं तो कांग्रेस को उससे तकलीफ होती है। ये कुल मिलाकर कहें तो बटोगे तो कटोगे पर फिर से नई बहस छिड़ती दिख रही है। दरअसल जिस बयान को हिंदू और मुसलमान से जोड़कर देखा जा रहा था, अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उस बयान का समर्थन कर एक नई लाइन दे दी है कि ये नारा किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सभी के लिए है। खैर, अब इस पर बहस कहां तक जाएगी और आने वाले दिनों में कितनी तेज होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और नारा एक जो वीर दुर्गादास राठौर है, उनकी प्रतिमा का अनावरण था अगस्त 26 को आगरा में। तब योगी ने बांग्लादेश के हालात को देखते हुए कहा था कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और जो राष्ट्र के रहित सर्वोपरि नहीं होते हैं, और जब लोग बढ़ते हैं तो कटने की नौबत आ जाती है। लेकिन वो नारा ऐसा चला कि हरियाणा में उसकी गूंज सुनाई दी। हाल में हम देख रहे हैं कि झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में नारा छाया हुआ है। जो तमाम राज्यों में उपचुनाव है उसको तमाम सारे नेता अपने अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। और अब केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जो कि भोपाल में थे रविवार को, उन्होंने भी उसका समर्थन कर दिया। आज सब इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसको एक धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाए। कई सारे कारणों से देखा जा सकता है। नहीं, देखिए मनोज जी, बटोगे तो कटोगे, ये कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि इशारा किसकी तरफ। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी उसको एक होने की बात कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति जो थोड़ा भी समझदार होगा वो समझ जाएगा कि इशारा किसकी तरफ। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसी का प्रतिफल ये उन्होंने ये कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो
कौन काट रहा हो, कौन कट रहा, सवाल ये है। दूसरा, केरल के राज्यपाल की जहां तक बात है, तो वो तो भाजपा समर्थित हैं, उनका तो रिकॉर्ड ऐसा है कि वो कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें वो नहीं रहे, चाहे क्रांति दल हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, तो वो तो दुनिया भर की सवारी कर चुके हैं, हर पार्टी की सवारी कर चुके हैं। और अब चूंकि भाजपा ने उनको केरल का गवर्नर बनाया, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के नेताओं ने जो कुछ कहा है उसका समर्थन वो करेंगे। वैसे वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो बहुत धार्मिक स्वतंत्रता पे भी अपने नजरिया उनका बड़ा स्पष्ट है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी स्थिति बनती क्यों है भाई? भारत में कोई ऐसी स्थिति अभी आज तक तो आई नहीं है कि बटेंगे कटेंगे की स्थिति बन गई हो। ये बात सही है कि एकता होना चाहिए, लेकिन एकता पूरे समाज में होना चाहिए, हर धर्म का, हर मजहब का एक अगर होंगे तो कहीं ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। लेकिन चूंकि अब राजनीति में इस तरह के बयान बहुत मायने रखते हैं, और आज देखिए हम लोग उसकी बात पे चर्चा भी कर रहे हैं, और जितना जो ज्यादा तीखा बयान देता है उसको उतना एवरेज भी मिलता है, उसको प्रिविलेज भी मिलता है, और मीडिया में भी वो चीज आती है। तो योगी आदित्यनाथ तो शुरू से इस तरह के बयान देते आए हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है बात करने का वो बिल्कुल अलग तरीके का है। चाहे बुलडोजर वाला मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, उनका अपना एक अलग अंदाज होता है। और देखिए उस चीज को जो उन्होंने कहा है उसको नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि आप एक रहोगे तो नेक रहोगे, जबकि सेफ रहोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। उसको अखिलेश भी अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं, उसका काउंटर कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं कि भाई आप अगर इकट्ठे रहोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ये आगे बढ़ोगे आप। तो देखिए ये तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है कि किस तरह से हम लोगों को अपनी तरफ खींचे, ध्रुवीकरण किस तरह से करें। एक तरफा ध्रुवीकरण हो जाएगा तो हमको उसका फायदा होगा। हरियाणा में उसका फायदा मिला ही भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में भी आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। तो अभी से वो जो एक धरती शुरू की जा रही है कि इस तरह का बयान दिया जाए, एक बीज बोया जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में हमको इसका फायदा मिले। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से पॉलिटिकल पार्टीज को बचना चाहिए, क्योंकि देखिए आम आदमी अपनी रोजी रोटी की मशक्कत में इतना परेशान है आज की तारीख में कि उसको इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं। ये बात सही है कि जो पार्टी के लोग रहते हैं वो उस चीज को मानते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सत्ता पाना, और जब सत्ता पाने के लिए इस तरह के अगर बयानों से उनको फायदा मिलता है तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। चलिए मैं आऊँगा दोबारा आपके पास चेतन जी। तो प्रभु जी, जो चेतन जी ने कहा कि आम आदमी की परेशानी, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि हरियाणा में इसका इफेक्ट था तो नारा सर किया, और बहुत समय बाद भारतीय राजनीति में कोई एक ऐसा नारा है जो 4-5 महीने बाद भी वो लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग जो आपने जिक्र किया, मोदी ने जो कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान अपने हिसाब से कह रहे हैं कि जुड़ोगे तभी बचोगे, संदर्भ चाहे जो भी हो, घूम फिर कर वो मामला अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक पर आकर टिक गया है। जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं हालांकि उसका विरोध कर रहे हैं, जो एनसीपी की तरफ से जो माफ़ कीजिए, हाँ एनसीपी ने जो उसका विरोध किया है, शरद पवार जो अजित पवार ने माफ़ कीजिए उसका विरोध किया है कि महाराष्ट्र में नारा नहीं चलेगा। लेकिन झारखंड जो आदिवासी बहुल इलाका है, जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा, वहाँ नारा जोर शोर से चलता नजर आ रहा है। और अब आरिफ मोहम्मद खान, क्योंकि एक लिबरल मुस्लिम उनको माना जाता है, और जिस मुद्दे पर उन्होंने शाहबानो प्रकरण में केंद्रीय मंत्री का त्याग पत्र दिया था अपने पद से, उसके बाद लंबे समय राजनीति से वो दूर रहे थे, और अब भी वो यही कह रहे हैं कि अगर एक रहेंगे और एकता का भाव होना सब में ज़रूरी है। देखिए आरिफ मोहम्मद खान ने जो बोला है मनोज जी, वो अपने नेचर से बोला है। आपने खुद ने बताया है कि जब वो कांग्रेस में थे, शाहबानो प्रकरण था, जो गलत निर्णय लिया था सरकार ने, तो वो खुद ने एतराज़ जता के मंत्री पद छोड़ दिया था। तो वो लिबरल मुसलमान है, वो जो है एक सुधारवादी प्रक्रिया के मुसलमान है। वो चाहते हैं कि जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हों, जिस तरीके से राम मोहन राय ने और बाकी लोगों ने हिंदू धर्म की कुरीतियाँ दूर करने की कोशिश की थी। तो निश्चित तौर पर उनके प्रयास अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अब इस नेचर के व्यक्ति हैं, तो बीजेपी को रास आए तो बीजेपी ने आपको केरल का राज्यपाल बना दिया। नहीं तो अब तो ऐसी बातें तो कांग्रेस में रहकर भी कर रहे थे, या दूसरे बाहर थे तब भी कर रहे थे वो बातों को लेकर। ये हुई उनकी बात। अब जहाँ तक बटोगे कटोगे वाली बात है, तो इसको योगी आदित्यनाथ ने भले किस संदर्भ में कहा, पृष्ठभूमि वही थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर उन्होंने यहाँ कहा। उसके पीछे की जो मूल मंशा है मनोज जी, वो ये थी कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जो जातिवाद का जो कार्ड खेला,
जिस तरीके से ओबीसी दलित उनकी संख्या गिनाने लगे वो कि आपको कितना प्रतिशत जातिगत मिला जनगणना है। की मांग उठ रही है। हाँ, जातिगत जनगणना का जिस तरीके से उन्हें राग अलापा, तो निश्चित तौर पर ये एक विभाजनकारी बात थी राजनीतिक दल की। तो इसकी काट के लिए उनने इसको वहाँ से बांग्लादेश की पृष्ठभूमि में जोड़कर उन्हें रखा कि आप एक रहोगे, सब बटोगे तो कटोगे, आपको एक रहना पड़ेगा तो आपकी ताकत रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत ही इसी नारे पे रही, शुरुआती उसकी यहाँ से हुई है। बीजेपी के जब बनी तब से उनके एजेंडे में राम मंदिर है, तब से उनके एजेंडे में राम है। तो राम के आगे उनने लोगों को, हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश की और वही उनका वोट बैंक बना। भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में जो अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है तो उसकी पृष्ठभूमि भी उसी पर थी। उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तो उसकी पृष्ठभूमि भी वही थी। मुजफ्फरपुर के दंगे हुए, उसके बाद फिर वहाँ पे एकजुटता की बात हुई, लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को तो जातिवाद में बढ़ते थे वहाँ के वोटर, वो सब बीजेपी की तरफ चले गए। तो बीजेपी की तो यूएसपी ही यही है, तो बीजेपी वो गेम कर रही है। अब उसमें भगवा चोला वाले योगी आदित्यनाथ बोले तो अलग बात है, उसी चीज़ को बगैर भगवा वाले नरेंद्र मोदी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि हम जाते हैं, यदि हम इसको समझने की और कोशिश करें कि ये क्यों है नारा, ये नारा क्यों प्रभावी है, ये नारा क्यों असर करता है, बिल्कुल यही समझना है दर्शकों बिल्कुल। तो हमको इसको और पीछे जाना होगा। इस देश में एक जो महान शासक कहा गया, जिसको कि एक लिबरल नेता शासक थे अकबर, जिनको महान का दर्जा दिया गया है इतिहास में, उसके दौर में जब उनका शासनकाल था या उसके पहले का शासनकाल था, तो जो गंगा की पट्टी है, जो हिंदू धर्म का मूल क्षेत्र है, स्रोत है, उद्गम है, वहाँ पर पूरे के पूरे जो है धर्म परिवर्तन पर खासा जोर था। जजिया के जैसे कर उस दौर में चलते थे, उनको ये कहा गया कि आप जो है या तो हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज से रहना है तो इतना टैक्स दीजिए, नहीं तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, मरने के लिए तैयार रहिए। तो बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जो नहीं कर रहे थे उनको आकर्षित करने के लिए सूफीज़म आया, सूफी का दौर आया। अब सूफी का कोई भी भजन सुन लीजिए, वो राम से, कृष्ण से शुरू होकर फिर वो वहीं पर चला जाता है। एक तरीके से भरमाने के तरह तरीके से प्रयास किए गए। उसकी काट के लिए उस दौर में समाज सुधारक तुलसीदास जी ने रामायण, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, वाल्मीकि रामायण को लोगों की सहज भाषा में, अवधि में उसको लिखा, रामचरितमानस। बिल्कुल काशी में वो उसका पाठ करके लोगों को उसको सुनाते थे। अब रामचरितमानस क्या है, अब वहाँ से वो हटे तो फिर वो चित्रकूट में, जो प्रयागराज के किनारे जहाँ पर कि बदलाव बहुत ज़्यादा है, जिसको नाम इलाहाबाद कर दिया गया था अकबर के दौर में, तो वहाँ पर वो करने लगे। तो वो रामचरितमानस क्या है मनोज जी? रामचरितमानस वो है जिसमें एक सवर्ण राम जो है ब्राह्मणों का भी पूजक है, वो जो है एक निषाद राज दलित को गले लगाता है, वो आदिवासी के जूठे बेर खाता है, वो भारत के दक्षिण में जाके द्रविड़ लोगों से भी मिलता है, वहाँ पर वानरों की सेना बनाता, वो जो भी वहाँ की जो जातियाँ थी। तो एक तरीके से कहें उनने भी उसी को रामचरितमानस के जरिए हिंदू धर्म को एक करने की, हिंदुओं की आस्था को बचाने का काम किया। ये तब से दौर चल रहा है। बीजेपी ने इसको परिष्कृत ढंग से आज के दौर में स्वीकार किया है, चुनावी राजनीति हाँ, के लिए। क्योंकि आपको यदि बटोगे कटोगे नारा क्यों जरूरी है या क्यों नहीं चाहिए नारा, या ये नारा नहीं चाहिए, तो इसके पीछे आज को, हम देश को आज़ाद हुए 80 साल हो रहे हैं, हमने अभी तक अपने देश में धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगाई? जो जबरिया धर्मांतरण होता है, प्रलोभन से धर्मांतरण होता है, चाहे वो ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जाने वाला हो, चाहे किसी और वर्ग के द्वारा हो, या फिर वो घर वापसी ही क्यों ना हो। हम तो गाय काटने में नहीं लगा पाए अभी तक। तो ये इस तरीके की यदि परिस्थितियां हैं जहां जिस देश में, तो वहां पर फिर आपको यदि राज करना है, सत्ता पाना है, क्योंकि राजनीतिक नेता यही नारा कोई और बोलता है, आम आदमी, संत या समाज सुधारक, समाज का कोई विशिष्ट व्यक्ति, तो ये नारे में दम नहीं आता। इसको एक राजनेता ने बोला तो इस नारे में चर्चा में आई उसके, क्योंकि नेता ने बोला तो रिएक्शन आएंगे और सबको अपने वोट बैंक प्रभावित होते हुए दिखते हैं, सभी दल के लोगों को। कोई बटोगे कटोगा नारा जब उत्तर प्रदेश से आता है तो उसमें समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये सब एकजुट हो गए तो उनका वोट कहाँ जाएगा, यादव समीकरण या जो पीडीए समीकरण वो खेल रहे हैं। बसपा को लगता है कि उनका वोट कहाँ जाएगा, जो दलितों पर राजनीति करती है, या अल्पसंख्यकों के जो नेता हैं उनको लगता है कि यदि सब एक हो गए भारतवासी तो फिर मुस्लिम के नाम पर वो राजनीति कैसे कर पाएंगे, वोट कौन देगा। तो ये इसको हमको व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए, हमको छोटे छोटे खाने में नहीं देखना चाहिए, पूरे देश के संदर्भ में देखें। जो प्रधानमंत्री ने कहा, एक रहोगे तो सेफ रहो, बटोगे तो कटोगे। यदि देश वाले आपस में झगड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर तलवारें चलेंगी, बंदूकें चलेंगी, पत्थर चलेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। आप तो मत मारिए, आप मत लड़िए, एक रहिए।
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कोई दूसरा भी आप पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो किसी भी धर्म के हो। यदि सब एकजुट रहते हैं तो फिर आप एक जैसे रहें, एक दूसरे के संस्कारों को माने, एक दूसरे की पवित्रता, उनके जो है सम्मान करें, सर्वधर्म समभाव की जो बात है, सर्वधर्म समभाव की भावना का पालन करें। तो ये नारा भी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में चूंकि नेताओं ने बोला है तो शायद ये राजनीति का विषय बन गया है, इससे वोट भी मिलते हैं, तो इसलिए नेता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने बड़ा उसको तरीके से बताया है। देखिए मनोज जी, ये राजनीति का नारा है और जो वो कहना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, आप उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसी जैसी भावना जैसी वैसा कह सकते हैं हम, तो वो देख सकता है। लेकिन मकसद क्या है ये महत्वपूर्ण है। मकसद आप देखिए कि बांटो और राज करो की नीति आज से है क्या? अंग्रेजों ने बांटा, राज किया। कांग्रेस ने नहीं किया क्या वो काम? जो खुले शब्दों में मंच से कहा जाता है वो कांग्रेस नहीं करती थी। कांग्रेस दूसरे तरीके से करती थी, वो बांटती थी, जोड़ती थी और अपने वोट बैंक साधती थी। चाहे शाहबानो प्रकरण की बात की हो, चाहे हमने देखा हो कि उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री कह रहे हों कि अल्पसंख्यकों को पहला हक है संसाधनों पर, जी, चाहे मंडल कमंडल की बात कर लीजिए। एक वर्ग चाहता था ना, चाहे आज के दौर में हम देख लें जातिगत जनगणना की बात हो जो प्रभु जी ने विस्तार से बताया, तो ये क्या है? ये भी एक तरह से वही है ना कि सत्ता में आपको कैसे बरकरार रहना। तो जब उनको लगता है कि एकजुटता आ जाएगी, यदि मंडल के नाम पर, यदि कमंडल के नाम पर एक हो जाएंगे तो फिर वो किस तरह से सत्ता में वापसी कर पाएंगे? जिस तरह से कमंडल के रूप में वो सत्ता में रहे, अब वो जातिगत जनगणना के रूप में, तो वो ये बात कह रहे हैं, तब कहीं ये सवाल नहीं उठते कि वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हक की बात कर रहे हैं। और जब दूसरा पक्ष कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो उसको जाति उससे धर्म से जोड़ लिया जाता है। तो बांट तो वहां भी रहे हो ना आप, और आप बांट क्यों रहे हो? आप सत्ता में वापसी के लिए बांट रहे हो ना। आप जातिगत जनगणना की, जिसकी आपकी पार्टी, जिसमें आपके महापुरुष जो नेता हैं, पूर्व के नेता हैं, वो विरोध करते रहे। इंदिरा गांधी का तो इंदिरा नारा था, गांधी से जात लेकर पर राजीव बात पर। गांधी तक तमाम नेताओं ने विरोध किया, आपने नारे वैसे दिए आपने। लेकिन अब आपको लगता है कि सत्ता में आने के लिए ये जरूरी है, तो आप वो काम कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने किया वो आप काम कर रहे हैं। लेकिन यदि दूसरा पक्ष बोल देता है, क्योंकि उसकी भी सत्ता वहीं से चलती है ना मनोज जी, एकजुटता, जो हिंदुत्व के छाते के नीचे तमाम जातियां एक हो गई और बीजेपी सत्ता में आ गई, तो अब आप उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं एकजुटता रहे। अब आप चाहे उसको इस हिसाब से देख लीजिए कि देश में सब एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि गृह युद्ध नहीं होगा। जिस तरह के हालात दूसरे दल बताते हैं कि मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश में क्या हालात हैं, कि किस तरह से धर्मों के नाम पर बट रहे हैं, आप उस नज़रिए से देख सकते हो, या आप इस नज़रिए से देख सकते हो जो कि आम से लेकर तमाम लोग देख रहे हैं कि एकता की बात उन्होंने किसको की? वो हिंदुओं को की है कि आप जातियों में मत बटिए, एक रहेंगे तो ज़्यादा मुफीद रहेंगे और वो सत्ता में प्रकार रहेंगे। तो ये दोनों ही दलों का अपना अपना नज़रिया है और अपना अपना मकसद है मनोज जी। वो अपने अपने मकसद के हिसाब से उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब लोगों का है कि वो अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस सेफ बता दें हम इसको, कि चाहे वो बीजेपी की तरफ से दूसरा वर्ग भी एक तरह से नाराज नहीं हो, लेकिन वो एक वर्ग को जो संदेश देना चाह रहे हैं वो तो दे ही दिया ना उनने। बाकी की तरह से क्योंकि राज धर्म है, वो सत्ता में है, सत्ता के शीर्ष पे हैं, सीधे तो कह नहीं सकते हैं आप कि वो मुसलमानों पे हमला नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाता है। लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, वो बांटना चाहते हैं, ये एकजुट रखना चाहते हैं। वो बांट के उनका मकसद पूरा हो रहा है और एकजुट रख के इनका मकसद पूरा है। तो दोनों ही अपने मकसद के हिसाब से बयान दे रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लोग उसका व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार हैं वो समझ के उस हिसाब से उन दोनों दलों में बटे हुए हैं। बिल्कुल। तो चैतन्य जी, एक और चीज़ है, अभी तक हम देख रहे थे लोकसभा के पहले संविधान का एक बड़ा नैरेटिव था और बीजेपी विपक्ष की पिच पर खेल रही थी। लंबे समय बाद एक ऐसा मौका है कि अब विपक्ष बीजेपी की पिच पर आ गया है, क्योंकि खड़गे का जो बयान है कि उन्होंने नाम नहीं लिया योगी आदित्यनाथ का, लेकिन भगवा पर निशाना साधा है, उनके मुड़े हुए सिर पर निशाना साधा है। तो जो बीजेपी चाह रही थी उस पिच पर कांग्रेस और बाकी दल आते नजर आ रहे हैं इस एक नारे के बाद। देखिए मनोज जी, हर पॉलिटिकल पार्टी हर चुनाव के दौरान अपने नए नए प्रयोग करने का विचार बनाती है और उसमें प्रयोग भी करती है। उसमें से हो सकता है कई बार उसमें सफलता भी मिल जाती है, कई बार वो जो प्रयोग है वो असफल भी हो जाते हैं। संविधान वाला मसला था, वो काफी तेजी से चला कि संविधान बदलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जिस तरह का बयान दिया उसको कांग्रेस ने तत्काल लपक लिया कि ये तो 400 सीटें पाके और संविधान को बदलना चाहते हैं। अब चूंकि फिर से चुनाव होने वाले हैं 2 प्रदेशों में, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक संकट था कि हम कौन से मुद्दे लेके आए, क्योंकि संविधान वाला मुद्दा भी काफी तेजी से बढ़ा था।
तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि भाई बटोगे कटोगे वाली बात कर दो, तो हिंदुत्व के जो हिंदूवादी संगठन है या जो हिंदू हैं उनको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमको इकट्ठा होना चाहिए, और जब हम इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जाएगा। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने तरीके होते हैं कि किस तरह से हम वोटर को अपने तरफ लाए। लेकिन अब ये देखिएगा ना, ये पीडीए भी तो वही था ना कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तब इसमें कोई बहस नहीं होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तरीके से अपना मुद्दा सामने लाती है उसको लेके ज्यादा चर्चा होती है। अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात की है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक आप ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा स्तर है उनका, उत्तर प्रदेश में सीमित है वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी है, ऐसी तरह से कांग्रेस भी पूरे अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, तो उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है, दूसरे प्रदेशों में कोई हैसियत नहीं है, साउथ में तो सवाल ही नहीं उठता हैसियत का। तो उनका जो प्रयोग होता है वो वहीं तक सीमित हो पाता है उसके अपने प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, और जिससे विशेषकर योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, ये इस तरह के जो बयान, या गिरिराज सिंह हो जिस तरह के बयान देते हैं, साध्वी हो वो जिस तरह के बयान देते हैं, वो पूरे देश में हलचल पैदा कर देते हैं। लेकिन जो प्रभु जी ने कहा ना कि उनकी तो राजनीतिक शुरुआत ही वहीं से, उनका तो एजेंडा ही वही है। जी बिल्कुल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से एजेंडा है कि हमको हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना है, और आरएसएस का भी वही था, राम मंदिर का मसला था, 370 का मसला था, वो सारी चीजें। अभी हमारे कल ही जबलपुर में मोहन भागवत जी आए थे, उन्होंने भी हिंदुओं के इकट्ठा होने की बात कही है। तो आरएसएस का जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, और उसको इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि उसकी मात्र संस्था है। आज जो सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो जो एजेंडे लेके चल रहे हैं शुरू से, उस एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें अब किस तरह के बयानात आते हैं सामने, ये कहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। अगली बार और कोई बड़ा ऐसा कड़ा बयान आ जाए जिसपे राजनीतिक दल और आप सब मिलकर चर्चा करने लगे। लेकिन ये टोटल जो है इनका उद्देश्य वो ये है कि हमें ये इन प्रकार सत्ता पाना है, और जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ती है, क्योंकि सत्ता में जब आता है आदमी तो फायदा भी मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर राजनीतिक दल है तो पहला गोल तो उनका यही रहता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो बटोगे पर बढ़ता समर्थन, अपना आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कौन क्या चाह रहा है, किसका मंतव्य क्या था। लेकिन जो अंधे का हाथी कहावत जो हमने सुनी, वो इस तरीके का ये बयान हो गया कि सब अपने अपने हिसाब से उसके अनुमान लगा रहे हैं, कयास कर रहे हैं, और सबको पता है कि उसके पीछे की मंशा क्या है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस देश में जो सर्वधर्म संभाव की राजनीति है, जो माहौल है, वो बरकरार रहे, और सारे लोग एक रहें और सेफ रहें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।